क्योंकि यहाँ पे कोई उसूल तो रहे नहीं जंग के। फ्यूनरल को भी निशाना बनाया जा सकता है, किसी किस्म के कोई ज़ाब्ते, कोई कवानीन तो अब है नहीं। जिसके पास ताकत है वो ताकत से जवाब दे रहा है, और दुश्मन जहाँ नजर आए उसको वहीं पे मार दो। किसी किस्म का कोई उसूल नहीं है, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई एम्बुलेंस, कुछ भी महफूज नहीं है। इस वक्त खौफनाक बमबारी हो रही है ईरान में। तो ऐसे में उन्हें ये इंटेलिजेंस मिली कि अगर आयतुल्लाह खामनई का नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो वहाँ पे फैमिली के लोग भी होंगे, वहाँ पे दूसरे अहम लोग भी आएंगे, तो इस मौका पर निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा ये तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। अब ये क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे ईरानियन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन ईरान के लिए और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। नंबर एक तो ये है कि चेन ऑफ कमांड को ईरान को अब बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बड़े खौफनाक अटैक कर रहा है। इसकी एक गवाही जो है वो बीबीसी की एक रिपोर्ट भी है। अमेरिका ईरान में हर उस चीज को निशाना बना रहा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। अमेरिका की हालिया कार्रवाई के इब्तदाई 24 घंटों में, ये पहले 24 घंटों में ईरान के ऊपर जितने अमेरिका ने बम मारे हैं ना, या जितने हमले किए हैं, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था 2004 में, जब सद्दाम वाला एपिसोड हुआ था, तो उस वक्त भी इतने हमले नहीं किए गए थे। ये उससे दुगने हैं। ये नंबर्स के मुताबिक बीबीसी बता रहा है कि जितना अटैक अब किया अमेरिका ने और इसराइल ने, तब अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर इराक के ऊपर भी इतने हमले नहीं किए थे। ईरान जो है वो इराक से काफी बड़ा मुल्क है। तो पहला जो बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है वो ये है कि चेन ऑफ कमांड को किसी तरह बरकरार रखना, कि मुल्क जो है वो एक कंट्रोल में लाए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करे। अभी तक उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर यह काम करके दिखाया। मिसाल के तौर पे खामनई ने शहादत से पहले बहुत सारे लोगों को यह बता दिया था कि 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग अपने नीचे मुकर्रर करो कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो वो काम करेगा, वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा, और वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड बनाई थी। वो सिस्टम अभी काम कर रहा है, लेकिन ये कब तक काम करेगा, ये ईरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका सिस्टम कोलैप्स ना करे, उनकी फौज बिखर ना जाए, उनके लोग जो है वो एक कमांड के नीचे आए और कम से कम एक हिकमत अमली के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ये टाइम गुजारें। ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो लोग समझते हैं इसको, उनको आइडिया है कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, जो अंदरूनी गद्दार हैं उनसे उनको निपटना पड़ेगा फौरी तौर पे। बार बार इंफॉर्मेशन लीक होती है, बार बार इसराइल को पता चलता है। अब इसराइल जो है वो कुछ खबरें चला रही है, हमने कैमरे हैक कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। तो जो अंदर गद्दार हैं उनसे भी इनको निपटना पड़ेगा। फिर जो कुर्दों के इलाके हैं, ईरान का जो मगरबी एरिया है, वहां पे ईरान को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे सूरत-ए-हाल को भांप लिया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें दावा किया गया है कि अमेरिका मगरबी साइड से ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए वो कुर्दों को सपोर्ट करेगा। वहां बड़ी खौफनाक बमबारी भी की है अमेरिका ने और इसराइल ने, और जो ईरानी फौज है उनकी पोस्टों को, उनके ठिकानों को वहां पे निशाना बनाया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया ईरान का इस जगह पे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कुर्द खड़े हो जाए, उनको हथियार दिए जाए, जदीद हथियार कुर्दों को फराहम किए जाए, और उसके बाद यहां से एक शोरिश पैदा की जाए और इधर से घुसने की कोशिश करें। लेकिन ये तुर्की वाली साइड है, याद रखिएगा। यहां तुर्की अमेरिका के साथ अगर कोऑपरेट करेगा, यही तो ईरान के जर्नल ने ये कल खबरदार किया था तुर्की को कि आपने दुश्मन का साथ नहीं देना, वरना आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आ जाएगी। तो ये बारी बारी सबको मारेंगे। अब ये वहां से लेकिन दो ही एरियाज हैं जहां से दाखिल हुआ जा सकता है, एक पाकिस्तान साइड है और एक तुर्की साइड है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये कुर्दों वाला जो एरिया है, यहां पे काफी एहतियात करनी पड़ेगी ईरान को। अरब ममालिक को किसी ना किसी तरह ईरान को अंगेज करके रखना पड़ेगा। देखिए, ईरान ने किसी एक भी अरब को अभी तक कत्ल नहीं किया, इतने मिसाइल मारे, इतने ड्रोन मारे, लेकिन उनकी कोशिश है सिर्फ अमेरिकन को नुकसान पहुंचे। वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, और जो रशिया और चाइना उसकी सैटेलाइट में मदद करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, ईरान जो अटैक करता है उसमें वो कोशिश करता है कि अरबों को नुकसान ना हो, अरब के जो शहरी हैं या उनका अपना कोई जाती नुकसान ना हो। वो सिर्फ अमेरिकन जो टारगेट्स हैं वहां पे उनके ऊपर हमले कर रहा है। अरबों को अंगेज करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया, वहां पे बुला के कोई
वो वार्निंग तो जारी कर रहे हैं बार बार अरब ममालिक, हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाबी हमला ईरान के ऊपर नहीं किया। तो ईरान को ये किसी ना किसी तरह मैनेज करना होगा कि जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ज्यादा बिगाड़ पैदा ना हो। फिर जो मिसाइल और ड्रोन साइट्स हैं ईरान की, जो खुफिया हैं, जिनके बारे में अमेरिका को पता नहीं है, उन्हें चलाने का निजाम और अमरीकी और इसराइली हमलों से उनको मुकम्मल तौर पर महफूज रखना होगा कि ये ड्रोन कहां पहुंचाने हैं, कहां से चलाने हैं, ये मिसाइल कहां पहुंचाने हैं, कहां से चलाने हैं, सबको खुफिया उन्हें रखना पड़ेगा लंबे अरसे तक, जब तक ये लड़ाई चल रही है। और जो प्रोडक्शन है उनकी ड्रोन्स की और मिसाइलों की, वो ईरान को बरकरार रखनी पड़ेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। फिर खुराक और हथियारों के जो जखायर हैं उनको भी मुस्तहकम रखना पड़ेगा। ये हैं वो बड़े चैलेंजेस जिनका ईरान को सामना है। लंबे अरसे तक ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसी चीजों में से है, लेकिन ईरान ने अभी तक करके दिखाया है। नादरीन, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन करवाया गया। एक मरतबा फिर जाली इलेक्शन था। इस इलेक्शन की औकात कोई नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। लगभग बाइकआउट वाली सिचुएशन है, क्योंकि 10% के करीब या इसके आसपास लोग निकले हैं, और जहां निकले वहां पे इतने निकले, और कई जगहों पे तो ऐसे बताया जा रहा है कि लोग बाहर आए ही नहीं। लोगों ने ना बात की, ना बात सुनी, ना किसी ने वोट डाला, और ना कोई वोट डालने के लिए निकला। दूसरी जो एहतजाज हो रहा है वो तो जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन मैनेज किया जाए कुछ भी करके, और दूसरे मरले के इंतखाब के भी नताइज का ऐलान किया जाए, फिर तीसरा मरला किसी तरह निपटा के, और फिर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जो कठपुतली हुकूमत हो, जो सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर चले। कोई एक कर्नल या कोई एक मेजर कोई भी एक हुक्म लेकर आ जाए तो फौरी तौर पे उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है इस इलेक्शन का, लेकिन कश्मीरियों ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने वहाँ आज़ाद कश्मीर से जो सोर्सेज हैं उनसे इकट्ठी की अभी थोड़ी देर पहले तक। तो कहीं पे 7 वोट पड़ते हैं, कहीं पे 6 वोट पड़ते हैं, कहीं पे वोट ही नहीं पड़ते। एक पोलिंग स्टेशन की मैं विजुअल्स देख रहा था, वहाँ जो पोलिंग करवाने के लिए अमला आया हुआ था वो बेंचों के ऊपर लेट के सो रहा था। एक बंदे ने कमीज उतारी थी, बनियान में ही सो रहा था। अब यहां से आप अंदाजा करें कि वो इतने वेले हैं कि आज वोट डालने ही कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, वोट डालने लोग आए नहीं, अमला अंदर सो रहा है पंखे चला के मजे से आजाद कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़रीन, नून लीग ने इस मरतबा एक चीज थोड़ी सी अच्छी और अकलमंदी वाली की कि उन्होंने मैनेज किया कि अपने कुछ विजुअल्स बना सके सुबह के वक्त। मैंने आपको बताया था पिछली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन नून लीग ने वो ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये अच्छा किया कि सुबह के वक्त अपने कारकुनों को इकट्ठा करके कैंप के अंदर बिठा के खड़ा करके थोड़े से विजुअल बना के मीडिया को दे दिए कि आप ये विजुअल्स चलाएं, ताकि ये तासुर जाए कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकलकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि 7 घंटे पोलिंग को हो गए। वो 2 रिपोर्टर एक ही जगह पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम सारे हल्के फिरते रहे, हमने जा जाके देखा, पता किया, वहां पे पहला वोटर भी नहीं पहुंचा 6-7 घंटों के अंदर। अच्छा, जो महाजरीन वाली नशिस्तों के ऊपर ये इलेक्शन करवा रहे हैं वहां पे भी यही सूरत हाल है। कहीं पे कोई एक औरत आई है वोट डालने के लिए सारा दिन में, कहीं पे 4 वोट डले, कहीं पे 1 वोट डाला, कहीं पे डले ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया जहां पे 17 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार 17 है और वोट एक भी नहीं बढ़ा। ये इस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन आप ले जाएंगे यूएन के अंदर के, आप कहेंगे हमने आजाद कश्मीर में इलेक्शन करवा दिया, और वो आपको कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है आपने इलेक्शन करवा दिया आजाद कश्मीर में। ये इलेक्शन आप यूरोपीय यूनियन में ले जाएंगे, आलमी सतह पे ले जाएंगे। इस इलेक्शन की बुनियाद पे आप ये क्लेम करेंगे कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में, और हमने आजाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। इन इलेक्शन को सबने मुस्तरद कर दिया। जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाना है इन्होंने, उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है। जो ज्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिगेडियर फाइक नामी ऑफिसर वहां पे तैनात है आजाद कश्मीर में बतौर सेक्टर कमांडर ISI, ये नवाज शरीफ से बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ की फैमिली के अंदर कई लोग उनसे इतना इश्क और इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क और प्यार है। और इसका इजहार उसने मेरे सामने तब किया जब मैं ISI की कैद में था, और जिन अल्फाज में किया वो मैं किसी दिन बताऊंगा, बड़े मौके के ऊपर बड़ा चौका लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या किया था। लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से। मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहां मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा।
अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब दो ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका यह है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और यह भी कहा कि ईरान ने माफी मांग ली है, और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब जरा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट जिस बुनियाद पे है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि ये ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के जरिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो खलीजी ममालिक जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। देखिए समझने की बात है, वो कह रहे हैं हम आपसे माफी चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके मुल्क पे हमें बम मारना पड़ता है, लेकिन हम अमरीकी अड्डों पे मारते हैं। आप अमेरिकन को रोकेंगे वो आपके मुल्क में बैठ के हमें ना मारे, तो हम भी वापस नहीं मारना चाहते, लेकिन जब हमें मजबूरन मारना पड़ता है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ईरान का ये तरीकाकार आप गौर कर लीजिए कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ना भी नहीं चाहता और अपना रिटेलिएशन भी करना चाहता है, जवाबी कार्रवाई भी करना चाहता है। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने माफी कह दिया और यकीन दहानी कह दिया कि ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान को अब ज्यादा हमला करने की जरूरत रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये देखें। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। साबिक CIA तज्जियाकार लैरी जॉनसन, इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये एक नहीं, कुछ 10 किस्म के लोग इंकशाफ कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दे रहे थे इंटरनेशनल खबरों से, लोकल सोर्सेज के जरिए से। अब अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के सियासतदान और उनके दिफाई तज्जियाकार और साबिक अहलकार वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या मशरिक़ वुस्ता में। उन्होंने बताया कि अमरीकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 जदीद अमरीकी रडार तबाह कर दिए हैं। इनमें से 2 की मालियत $1 अरब फी थी, यानी $1 अरब का था वो, और 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हो चुकी हैं, जो अमेरिका के आलमी जखीरे का तकरीबन 30% है। यानी अमेरिका का 30% जो है वो दिफाई बैटरियां वो भी तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम हमारे जाया हो चुके हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी तनसीबात तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अमरीकी फिजाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है उस रीजन में, यानी मिडिल ईस्ट में। आने वाले हमलों की वार्निंग 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गई है। यानी जो हमें पता चलता था 30 मिनट पहले कि वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, हम पे हमला करेंगे, वो अमेरिकन को अब पता चलता है 1 मिनट पहले। जॉनसन के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो हमायत हासिल है जो पहले कभी भी हासिल नहीं थी। ये तनाज़ा वसी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुजफ्फराबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीजन है और वहां पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, खवातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुजुर्ग सड़कों पे हैं, और रावला कोट की तरह वहां पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। वहां गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मजीद, जबकि जो जख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे कि जो जख्मी हो गए थे। अब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया,
अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहां से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे। क्योंकि वोट तो देखिए लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आके डलेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ ये जरूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट है या वोटर हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीजन से ज्यादा बेहतर होगी। हालात काफी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी खत्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और जरूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोजगार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया। और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आजाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क्याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फौरन मुअत्तल हो। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं। ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नजीर कश्मीरी ने कुछ चीजों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो भारत के पैदा करदा हालात से भी ज्यादा बदतर है। आप कहते हैं जी कि लाडला बच्चा है आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, हमारा कोई बाप नहीं है, तो हम किसी के लाडले बच्चे नहीं हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं। अगर वो ये इल्हाक करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, हम अवाम की खुशी में खुश रहेंगे। फिर नाज़रीन किसी को इसके ऊपर बात भी नहीं करने देते। DG ISPR जो है उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को बाउंड भी कर दिया जाता है, मीडिया बेचारा बात ही नहीं कर सकता। अब तलत हुसैन जदा साहब ये हमेशा से जर्नैलों के बड़ा करीब रहा, एस्टेब्लिशमेंट के। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे रहा और हर दौर में ये जर्नैलों के या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक के अंदर रहा। तलत हुसैन जब भी ज्यादा ताल्लुकात जो तलत हुसैन ने बनाए अपनी लाइफ में वो जर्नैलों के साथ बनाए और फिर जर्नैलों की फेवरेट जमात PMLN के साथ भी तलत हुसैन ने अच्छे ताल्लुकात बनाए। इमरान खान का ये हमेशा से बोग्ज में मुब्तला रहा और हमेशा से इमरान खान का दुश्मन रहा। तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई होती है तो तलत हुसैन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी और वो कोशिश करता था कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तो तलत हुसैन के जो अल्फाज हैं जो उसने प्रोग्राम किया, मैं हैरान हो गया था कि वो गिनकर बता रहा है कि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उसमें 20,500 अल्फाज कह रहा था कि इस्तेमाल किए हैं। आप अंदाजा करें कि अब असल मुद्दे पे बात नहीं करते, साफ ही बात कर ही नहीं सकते, डर लगता है बोलते हुए। साहब बहादुर नाराज हो जाते हैं और घर से उठा लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, फैमिली को भी नुकसान होता है, कारोबार बंद कर देते हैं, आपके घर में कोई और कोई काम नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो।